हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का प्रैक्टिस पेपर। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो राजनीति विज्ञान है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में सेक्शन ए करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन ए है, आपका जो ये पेपर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो सेम इसी पैटर्न पे आएगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने और उसके बाद इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपका सेक्शन है जिसमें है योग्यता आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें केस स्टडी है। आपका जो प्रश्न संख्या 1 है, 2 है, उसमें आप केस स्टडी है, आपको उसको पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपका जो केस स्टडी है 1, उसको हम पढ़ते हैं। ब्रिक्स को क्रमशः ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए संदर्भित किया गया है। ब्रिक की स्थापना 2006 में रूस में हुई थी। वर्ष 2009 में अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक्स में बदल गया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है, आपने इसको पढ़ा हो गया कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद जो ब्रिक था वो ब्रिक्स में बदल गया। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आपसी आर्थिक लाभों का सहयोग और वितरण करना है। इसके अलावा आपसी समानता और प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीति में गैर हस्तक्षेप है। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो द्वारा 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ। हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। इसके बाद इसके आंसर्स को देना है। पहला है आपका, ब्रिक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपने पढ़ा ब्रिक की स्थापना 2006 रूस में हुई थी, तो आपका सही ऑप्शन होगा 2006। ब्रिक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक सहयोग, सामरिक उद्योग, सांस्कृतिक सहयोग। अभी आपने पढ़ा इसका जो मेन था आर्थिक लाभों का सहयोग और वितरण करना। यहाँ पर लिखा आर्थिक लाभों का सहयोग, तो आपका सही ऑप्शन होगा आर्थिक सहयोग। इसके बाद है आपके इसका पॉइंट 3, किस देश को शामिल करने से ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया? दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने से, हमने ऊपर अंडरलाइन किया था इसको मैंने। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में कौन से देश में हुआ? ब्राजील में। इसका जो 11वां सम्मेलन था वो ब्राजील में हुआ। उसके बाद है आपकी दूसरी केस स्टडी, इसको ध्यान से पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव हुआ। एक ऐसी घटना अरब स्प्रिंग के रूप में दिखाई देती है जो 2019 में शुरू होती है। ट्यूनीशिया में स्थित अरब स्प्रिंग ने अपने जड़ें जमा ली, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ शुरू किए गए संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, क्योंकि जनता मौजूदा समस्याओं को निरंकुश तानाशाही के परिणाम के रूप में मानती थी। ट्यूनीशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया में मुस्लिम बहुल अरब देशों में भी फैल गई। होस्नी मुबारक 1789 से मिस्र में सत्ता में थे। बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक विरोध के परिणाम स्वरूप सत्ता से हटा दिए गए। इसके अलावा अरब स्प्रिंग का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया और सीरिया में भी देखा जा सकता है, जहां लोगों के इसी तरह के विरोध प्रदर्शन से पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति पैदा होती है। हमने ये पैरा पढ़ा। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। किस वर्ष पश्चिमी एशियाई देशों ने लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव देखा? आप ऊपर देख रहे हो, सेकंड लाइन में आप लास्ट में देखोगे 2019 में, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2009। ये आपका ये सेकंड लाइन में 2009, सॉरी मैंने 2019 बोल दिया, आपका सही आंसर होगा 2009। दिख रहा है ना आपको? ऊपर से आप देखेंगे ये लास्ट लाइन में जाके 2009 आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद है ट्यूनीशिया में, इसका सेकंड पॉइंट है, ट्यूनीशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था जो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया? इसका जो था वो था, पहला भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी भी था, गरीबी भी था, राजनीतिक आंदोलन, ये तो तीनों ही उसके मुद्दे थे। उसके बाद इन्होंने महंगाई लगा दिया। आपका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो तीनों, यानी कि यहाँ पर डी में आपका उपरोक्त होना चाहिए, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें वहाँ के राजनीतिक एजेंडे थे। मैं आपको इधर दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। अगर आप जरा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था। तो समस्या तो सारी थी, पर यहाँ पर आपको ये तीनों ही देखा है और इसमें पूछा है कि मुख्य क्या था, तो भ्रष्टाचार भी मुख्य था, बेरोजगारी भी, गरीबी भी, महंगाई नहीं थी। तो यहाँ तो वही पूछा गया, तो आपका जो डी ऑप्शन होना चाहिए था वो उपरोक्त सभी होना चाहिए था, सभी, उपरोक्त सभी, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए था। उसके बाद है आपका, पश्चिम एशियाई देशों में वह पहला देश कौन सा था जिसने लोकतंत्र की मांग की? ट्यूनीशिया, यमन, बहरीन, लीबिया। तो आपका पहला देश था ट्यूनीशिया जिसने लोकतंत्र की मांग की।
1771 में मिस्र में किसने सत्ता हासिल की? हुनेस्की, शेख अब्दुल्ला मुबारक, हुनेस्की मुबारक ने। आप इसको ऊपर चेक कीजिए किसने सत्ता हासिल करी। ट्यूनीशिया में शुरू लोकतंत्र की मांग सबसे पहले हमने पकड़ लिया, हुनेस्की मुबारक ने मिस्र में सत्ता में थे। तो कौन थे? हुनेस्की मुबारक, ये आपके सही थे। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 3 और 4 शोध आधारित है, यानी कि आपको एक थोड़ा छोटा सा कोई सोर्स दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूदा पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। विश्व की राजनीति में अभी भी देशों के बीच पुरानी ईर्ष्या है, प्रतिद्वंद्विता है। जैसे आपने देखा, आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, वो 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, एक सोवियत संघ और दूसरा था आपका अमेरिका। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सारा जो दुनिया थी, जो पूरी पृथ्वी थी, वो एक ध्रुवीय हो गई, यानी कि सारा वर्चस्व और सारी शक्ति किसके पास चली गई? अमेरिका के पास चली गई। राज्य, कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्यों की ताकत में इजाफा हुआ है और राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। तो आपने एक सोर्स पढ़ा, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। पहला है आपसे, वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमताओं में किस प्रकार वृद्धि की है? तो आपको ये बताना है कि जो वैश्वीकरण है वो किस प्रकार राज्य की क्षमताओं में वृद्धि करे। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक खुले द्वार की नीति, जिसमें एक देश क्या करता है, अपने आप को खुला छोड़ देता है, जिसमें वो दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकता है, चीज़ों और सेवाओं का आदान प्रदान कर सकता है, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, भारत में इस प्रक्रिया को 1991 में अपनाया गया। इसका दूसरा नाम है भूमंडलीकरण, भी हम इसको जानते हैं। वैश्वीकरण में सरकार क्या करती है, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को बहुत ढीला कर देती है, जिससे कोई भी उद्योगपति सरकार से लाइसेंसिंग आसानी से प्राप्त कर सकता है और उसके बाद वो अपनी वस्तु और सेवाओं को एक देश से दूसरे अलग अलग देशों के बीच उनको क्या कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है। तो वैश्वीकरण ने, पहला आपसे ये पूछा जा रहा है, वैश्वीकरण ने राज्यों की क्षमताओं में किस प्रकार वृद्धि की? वैश्वीकरण के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, सामाजिक स्थिति बेहतर हुई है, सांस्कृतिक बढ़ावा हुआ है, भाईचारा बढ़ा है और मेल जोल बढ़ा है। तो उनकी क्षमताओं में बहुत विकास, राजनीतिक विकास हुआ है, क्योंकि हमारा दूसरे देशों के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण, अब आपका दूसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण के बावजूद भी समकालीन विश्व राजनीति में राज्यों की प्रासंगिकता किस प्रकार बनी हुई है? जैसे आपने ये ऊपर पॉइंट पढ़ा ना, जैसे हमने इसको पैराग्राफ को शुरू किया था और यहाँ पर हमसे बोला गया था विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूदा ईर्ष्या। तो यही बात यहाँ पर इसमें बोला गया, राजनीति में क्या प्रासंगिकता बनी हुई है। कई देश ऐसे हैं जो एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता रखते हैं और ईर्ष्या रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रतिद्वंद्विता और जो ईर्ष्या है ना, वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण में बाधा बन जाती है। अगर कोई देश किसी देश से कॉम्पिटिटर है या उस देश से उसकी प्रतिद्वंद्विता है या वो ईर्ष्या रखता है, तो वो कहीं ना कहीं उस वैश्वीकरण में ना दखल अंदाजी करेगा। तो वो उस देश के साथ आदान प्रदान नहीं करेगा वस्तुओं का, सेवाओं का। तो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं होंगी जितनी वैश्वीकरण के कारण होनी चाहिए थी। तो राजनीति से क्या प्रभाव पड़ा है? राजनीति का ये प्रभाव पड़ा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया जितनी बेहतर होनी चाहिए थी, आगे जानी चाहिए थी, वो उतनी बेहतर नहीं हो पाई। कानून व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाई। सुरक्षा जैसी व्यवस्था, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ कि आप देख रहे हो कि एक हमारा देश भारत है, एक चीन है। तो हमने क्या कर रखा है कि हमारे देश में आंदोलन चलता है, चीनी चीज़ों का बहिष्कार करो, चीनी चीज़ों को मत अपनाओ। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं राजनीति तो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जो देश के अंदर दूसरे देश की वस्तुएं नहीं जा रही, दूसरे देश की वस्तु इसमें नहीं आती, तो वैश्वीकरण नहीं हो पा रहा ढंग से। किसके कारण? आज समकालीन विश्व, मतलब आज की राजनीति के कारण। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आ जाइए, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी एक सोर्स बेस्ड है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट का मतलब होता है ऐसी सरकार जहां पर समाजवाद होता है, एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। ये इन दोनों को एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। उसके बाद है, इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशीकृत जनता के खून खराबे की चिंता भी सता रही थी। उपनिवेशीकृत जनता वो जनता होती है
जो क्या होती है, जो एक ऐसा देश है जो बहुत शक्तिशाली, एक ऐसा देश जो शक्तिशाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं शक्तिशाली देश क्या करता है, कम शक्तिशाली देश के ऊपर डोमिनेटिंग हो जाता है। यानी कि जो कम शक्तिशाली देश है उसके ऊपर शक्तिशाली देश का दबदबा बन जाता है। इसको बोलते हैं औपनिवेशीकृत जनता, जो वो सह रही थी। जनता के खून खराबे की चिंता भी सता रही थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। ये लोग क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। यानी कि जो लोग औपनिवेशीकृत थे, यानी कि जिनके ऊपर दूसरी सरकार या दूसरे देश का दबदबा बना हुआ था, वो देश। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ को एक दूसरे से सैन्य हमले का भय क्यों था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ जो थे, विश्व की दो ध्रुवीय शक्तियां थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है, संयुक्त सोवियत संघ एक बहुत बड़ी शक्ति है। इन दोनों के बीच हथियारों की होड़ चल रही थी। ये इन सैन्य सैन्य होड़ चल रही थी, सैन्य क्षमता की होड़ चल रही थी। ये करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों का निर्माण करवा रहे थे, ये भी निर्माण करवा रहे थे और एक दूसरे को अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण इन दोनों को लग रहा था कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे से हमले का भय है। इसके बाद है आपका इसका पॉइंट 2। औपनिवेशीकृत देशों को कि यूरोपीय देशों से आज़ादी प्राप्त करने के पीछे क्या मंशा थी, क्या मंशा थी? इसके पीछे ये मंशा थी, यूरोपीय देशों को अपने औपनिवेशों में औपनिवेश जनता से खून खराबे की चिंता भी सता रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये ज़्यादा समय तक एक कोई जनता है, अगर इसके ऊपर दूसरी जो औपनिवेशिक सत्ता है उसका अगर ज़्यादा दिन तक संवो रहा, तो हमारी जो जनता है वो आक्रोशित हो जाएगी और वह इसके खिलाफ युद्ध छेड़ देगी, लड़ाई छेड़ देगी, जिसकी वजह से खून खराबा, लड़ाई, सांप्रदायिक दंगे और तरह तरह की चीज़ें होने लग जाएगी। इसकी वजह से जो यूरोपीय देश थे वो औपनिवेशिक देशों से आज़ादी चाहते थे, उनसे आज़ाद होना चाहते थे। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय देश क्या हो गए, खुद को आज़ाद, खुद को फ्री समझने लगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कार्टून को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही ये इसके आंसर देने। आपको कार्टून में एक लायन दिखाई दे रहा होगा, एक टाइगर है, एक लायन है। ये है आपका लायन और ये है आपका टाइगर। फिर इसके बाद ऐसे पूछा गया, कार्टून में दिखाए गए शेर तथा बाघ किन दो समुदायों का प्रतीक कर रहे हैं? तो शेर और बाघ यहाँ पर श्रीलंका के तमिल और सिंगली समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद है, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? अपने देश की समस्या का समाधान उन्होंने किस तरह से? कार्टून में दिखाए गए जो व्यक्ति है वो वहाँ की सरकार है। यहाँ पर जो वो व्यक्ति है यानी कि वो सरकार है, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए यानी कि गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ की राजनीति में सिंगलियों को और तमिलों को बराबर के हक प्रदान कर रहे हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सत्ता की साझेदारी में, श्रीलंका में क्या होता है बेटा, वहाँ पर जाति के दो भाषी लोग रहते हैं, दो जाति के लोग रहते हैं, एक सिंगली और एक तमिल। सिंगलियों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है और तमिलों की संख्या थोड़ी सी कम है। अब जब सिंगली क्या करते हैं, जितने भी राजनीतिक अधिकार होते हैं वो खुद को ले लेते हैं, सरकारी संपत्ति, छात्रवृत्ति या जितने भी सरकारी पद होते हैं उसमें सिंगलियों को महत्व ज़्यादा देते हैं और तमिलों को कम देते हैं। इस बात से तमिलों को ऐसा लगता है कि वो अवहेलित हो रहे हैं, यानी कि उनकी अवहेलना हो रही है और धीरे धीरे करके तनाव बढ़ता जाता है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि उस देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो वहाँ की सरकार ये निर्णय लेती है, यानी कि गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए ये निर्णय लेती है कि हम क्या करेंगे, वहाँ की सत्ता में यानी कि वहाँ की जो सरकार होगी उसमें सिंगलियों और तमिल यानी कि जितने भी फायदे सिंगलियों को मिलते हैं उतने ही फायदे तमिलों को भी मिले और तमिलों को ऐसा ना लगे कि उनकी अवहेलना की जा रही। तो उनकी समस्या का समाधान उन्होंने इस प्रकार किया कि सत्ता में, राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में, कार्यात्मक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सिंगली और तमिलों को बराबर का हिस्सा दिया। इसके बाद है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए उसको पढ़ते ही आपके 6 से लेकर 21 तक है, एक एक करके पढ़ेंगे और उसके आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया या आपको डाउट लग रहा है या कोई क्योरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है सोवियत संघ के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो आपको ये बताना है सोवियत संघ में कौन सी बात सही कही गई है। सोवियत अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सोवियत संघ में तो समाजवाद है। आपने ऊपर भी एक पैराग्राफ में पढ़ा था, उसमें भी साम्यवाद था। लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी थी। ये बात ठीक हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि लोगों को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, जहाँ पर कोई भी देश डेमोक्रेटिक होता है तो वहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होती है, ठीक है, पर सटीक नहीं है बेटा ये। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ पर समाजवाद सरकार होती है वहाँ पर उत्पादन के साधनों पर राज्य का ही नियंत्रण होता है। उसके बाद है आपका पॉइंट 4,
अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता है। बिल्कुल सही बात। जहां पर समाजवाद सरकार होती है, साम्यवाद सरकार होती है, वहां पर अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन कौन करता है? राज्य करता है। राज्य का पूरा कंट्रोल होता है देश के हर उत्पादन पर, हर सेवा पर, और जो राज्य होता है वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो आपका थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही सटीक आंसर है। तो आप देखिए आपके थर्ड और फोर्थ किस में है? आपका थर्ड और फोर्थ बी में है, तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है आपका सेवन में आपसे ये पूछा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? यानी कि भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में उस वक्त 565 रियासतें थी। आपका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका आठवां, जिसमें आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? किसके पास नहीं है? चीन के पास तो है बच्चों, फ्रांस के पास भी है, रूस के पास भी है, तो आपका कौन सी कंट्री बचा? जापान। जापान के पास वीटो नहीं है। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ? बच्चों इसका आंसर थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, आप गूगल करें और गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं? सुरक्षा की एक है, दो है, तीन है, चार है। सुरक्षा की दो धारणाएं, एक होती है पारंपरिक और एक होती है गैर पारंपरिक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपका सही आंसर है। उसके बाद है आपका 12, वैश्वीकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब होता है गलत, कि कौन सा कथन गलत है? यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण और भूमंडीकरण एक ही है, बिल्कुल सही है। यह केवल एक आर्थिक परिघटना है, ये गलत है। ये विभिन्न देशों के बीच जुड़ाव है, सही है। जब भी वैश्वीकरण होता है लोगों के बीच जुड़ाव बनता है। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा जिसमें गलत पूछा है तो वो ये है आर्थिक परिघटना। सिर्फ वैश्वीकरण से आर्थिक परिघटना नहीं होती, सामाजिक होती है, भाईचारा बढ़ता है, जुड़ाव बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, एक बहुआयामी प्रक्रिया। तो जो आपका ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही। अगर यहाँ केवल ना लिखा रहता तो ये लाइन जो होती बिल्कुल सही होती, पर यहाँ पर केवल लिख के जो लाइन हो गई, जो सेंटेंस हो गया वो गलत हो गया। इसके बाद है आपका प्रश्न 13 से लेकर 16 तक, जिसमें आपको बताना रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। कब हुई बच्चों? 15 मार्च 1950 को। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में किसकी प्रमुख भूमिका है? टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? वैश्वीकरण यानी टेक्नोलॉजी। BWC का पूर्ण रूप से इसको बोलते हैं, BWC का पूर्ण रूप होगा, इसका पूर्ण रूप है जैविक, ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इसका पूर्ण रूप है जैविक हथियार सम्मेलन, बायोलॉजिकल वेपन। और इसका सम्मेलन का मतलब होगा कॉन्फ्रेंस, आप लिख सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन कॉन्फ्रेंस। और इसका हिंदी में होगा जैविक हथियार सम्मेलन। में लिख के दिखा देती हूँ आपको, जैविक हथियार, ये वह है हथियार सम्मेलन, ये आपका इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है आपका 16, जिसमें आपसे पूछा गया है, सोवियत संघ में 70 वर्षों तक प्रमुख रूप से किस पार्टी ने शासन किया? तो सोवियत संघ ने 70 वर्षों तक प्रमुख रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया। किस पार्टी ने शासन किया बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको पीपल्स लीग भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है, तो आप इसको कम्युनिस्ट पार्टी लिखेंगे वो भी सही है। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 17 से लेकर 19 तक, दिए गए प्रश्नों का अध्ययन कर उत्तर पुस्तिका में सही और गलत यानी कि ट्रू फॉल्स बताने आपको 17, 18 और 19। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, बिल्कुल सही, जिसका नाम है अमेरिका, तो ये हो जाएगा ट्रू। बारदोली सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तो यहाँ आएगा 1928, तो ये हो गया आपका बच्चों फॉल्स। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसके बाद आपका जो प्रश्न संख्या 20 से लेकर 21, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? प्रथम खाड़ी युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था वो अमेरिका और इराक के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अमेरिका, यहाँ पर लिखते हो बच्चों मैं इसको, ये कहाँ पर हुआ था इसका दोबारा आंसर। प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था अमेरिका और इराक के बीच।
इसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? इसका है सुरक्षा परिषद जो है मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब करें।